खान, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आपको सुमंगल होंगे। कल तक तो हमने पद्मा जी की बातों को सुना और इनके सवालों का जवाब दिया। आज ये दो शेरनी इकट्ठी हो गई है, एक पद्मा जी और दूसरी हमारी बहन मंजू गोस्वामी जी, जो उत्तराखंड से हरिद्वार से मिलने के लिए आई हैं। पद्मा जी से मिलने के लिए आई हैं, मेरे से मिलने के लिए आई हैं और इतना लंबा सफ़र करके आई हैं। हालांकि ये सफ़र हरिद्वार से लेकर यहाँ तक काफ़ी लंबा हुआ है, तो वो सफ़र करके ये आई हैं और इन्होंने रेस्ट भी नहीं किया और ये देर तक पहुँची हैं और इनसे मिली हैं। जब तक मैं भी कोर्ट से फ्री होकर के इनके पास पहुँचा हूँ, तो अब हम लोग डिनर करके और अभी आपके सामने बैठे हुए हैं। तो बहन जो हमारी मंजू गोस्वामी वो कहने लगी कि भाई साहब मुझे भी आपसे सवाल जवाब करने हैं, और मैं भी जो आई हूँ तो वो आपसे सवाल जवाब करने आई हूँ और आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छे लगे या बुरे लगे, पर आपको सवालों का जवाब गुलाम हैदर केस में देना ही देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, क्यों नहीं देंगे, आप सवाल करिए, पूरी दुनिया के सामने करिए और हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मंजू जी अपने सवाल के जवाब दें, अपने जो सवाल रखे हैं उनके जवाब देंगे। तो मैं मंजू जी का यहाँ पर इतनी दूर से चल के आने पर स्वागत करता हूँ। इनका हमारी बहन है ये और दिल की गहराइयों से इनका इस्तेमाल करता हूँ कि आप अपना समय निकाल के आई और आपने अपनी बात जो थी अपनी बात को रखा। और पद्मा जी से भी मिली जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है स्पेशल, और मेरे सामने भी आपने अपनी बातें रखी। कुछ आपको कैमरे के सामने रखी जाएंगी, कुछ बातें जो कैमरे के सामने हम लोग नहीं कर सकते थे वे बातें भी रखी। तब आप पद्मा जी क्या कहना चाहती हैं, बताइए। स्वागत करिए पहले तो, पद्मा जी का स्वागत करिए पहले। हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम। आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे हेल्थ वेल्थ से रहेंगे। तो मुझे ये बोलना है कि आज यही है कि आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि हैदर भाई और हैदर भाई के बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और मोमिन जी ने सब करके रखा है, तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो अभी मंजू जी क्वेश्चन करेगी मोमिन जी को, फिर बाद में मैं भी करती हूँ और मैं भी कुछ बोलूँगी हैदर के लिए और बच्चों के लिए। जी, सर से मेरा क्वेश्चन है कि अभी सीमा हैदर मामले में कि इतना समय व्यतीत हो गया है, तो अभी इसमें कुछ भी होते नज़र नहीं आ रहा है। आखिर कब तक गुलाम हैदर को न्याय मिल पाएगा, उनके बच्चे उनको कब तक मिल पाएंगे, हमारे यही मेरा सवाल है सर से। और अभी देखते देखते समय व्यतीत होते चला जा रहा है, काफ़ी समय इसमें व्यतीत हो चुका है, तो कुछ भी इसमें नज़र होते नहीं आ रहा है। तो समय यही सवाल मुझे सर से करना है कि कब तक इसका कुछ निचोड़ निकलेगा इस केस में। ये आपका सवाल जो है वो वाजिब है, और ये केवल ना आपका सवाल है बल्कि ये सवाल आज एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। ना केवल आपका सवाल है, ये जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत के लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी देश के लोग हैं, दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि इस केस में इतना समय क्यों लग रहा है और इसका कुछ रिजल्ट सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपका बहुत ही वाजिब सवाल है, जायज़ सवाल है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखिए, जिस वक्त सीमा हैदर यहाँ पर भारत में सचिन उसके बच्चों को उसको लेकर के ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते वो दुबई आई, दुबई से नेपाल पहुँची, वहाँ से एयरपोर्ट से उसके बच्चों को और सीमा हैदर को ट्रैफिकिंग करके, सीमा हैदर खुद उन बच्चों को किन किन लोगों के सहयोग से वो ट्रैफिकिंग करके भारत की सीमा में घुसी। तो जब ये भारत की सीमा में घुसी तो कई महीने तक तो ये छुपके रही, काफ़ी टाइम तक ये छुपके रही। हमने सुनने में आया है, जो इसकी FIR में भी लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम तक ये छुपके रहे किराए के मकान में। और धीरे धीरे जब इस बात की सनक लगी, जब ये पकड़ी गई, तो पता चला कि ये वहाँ पर छुपके रह रहा था सचिन इसके साथ। तो फिर पुलिस ने इसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार दिखाया, तो 2-3 महीने तो उसमें छुपके इसको निकलने में ही समय लग गया। जब FIR हुई तो FIR होने के बाद इसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद इसको 3 दिन जो है वो जेल में रहना, 3 दिन तक इसको जेल में ये रही। और उसके बाद जो इसके बच्चे थे, वो भी बच्चे हालांकि जेल में नहीं पुलिस को भेजने चाहिए थे, लेकिन वो बच्चे भी जो है सीमा हैदर के साथ जेल में रहे। इसमें कुछ पुलिस की खामियां रही, जो पुलिस ने इसको जो कि ये हरियाणा का मामला बनता है, ये FIR जो है वो हरियाणा के अंदर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ये हरियाणा के अंदर दर्ज नहीं हुई, यूपी में दर्ज हुई और आसानी से इसको बेल मिल गई, जिसकी वजह से ये उसका मिसयूज़ कर रही है। अब गुलाम हैदर को इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि गुलाम हैदर से इसका कॉन्टैक्ट कट गया था और उसको यही नहीं पता था कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं, सीमा कहाँ पर है। 2-3 महीने के बाद जब ये पकड़ी गई और जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बातें आई और यूट्यूबर्स को ने ये मुद्दा उठाया और भारत के जितने भी मेन चैनल्स थे उन सब ने ये मुद्दा उठाया, तो उस वक्त गुलाम हैदर को पता चला कि ये जो सीमा हैदर है, वो सीमा हैदर जो है वो पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। और पुलिस द्वारा वो जब ये पकड़ी गई तो उस वक्त प्रमुख मीडिया न्यूज़ चैनल्स में खबरें चली और पूरी दुनिया को पता चला कि ये बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते से भारत में आई है।
तो वो न्यूज़ पब्लिक हुई और जो भारत में वो खबरें छपी, भारत में खबरें छपने के बाद वो खबरें जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी छपी और इंटरनेशनल लेवल पे वो खबरें उठी। तो तब गुलाम हैदर को पता चला कि ये बच्चों को लेकर के दुबई के रास्ते, नेपाल से के रास्ते यहाँ आइए। तो उसको 2-3 महीने बाद तो पता चला। तो 2-3 ये महीना 2 महीना छुपके रही और 2-3 महीने बाद उसको पता चला। तो ये 4-5 महीने निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि गुलाम हैदर का कोई चैनल नहीं था कि वो भारत में किसी से कांटेक्ट कर सके, किसी वकील से कांटेक्ट कर सके और वो उसके केस को देख सके, उसको नॉलेज नहीं था। तो वो जैसी भी आवाज़ उसकी होती रही, वो अपने यूट्यूबर्स के जरिए से, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे उसके जरिए से अपनी आवाज़ को वो उठाता रहा। तो जब तक वो वहाँ के उन्होंने वकील किए, जो उन्होंने कार्रवाई की, वो वहाँ से पाकिस्तान से कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई वो होती रही। उसके बाद ये मामला पहुँचा शाहिद के पास, शाहिद इसको लेकर के पहुँचा अंसार बर्नी जी के पास। अंसार बर्नी जी वो नाम है जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उस इंसान ने बहुत सारे भारतीय लोगों की मदद की है। बहुत सारे भारतीय लोगों को जो पाकिस्तान की जेल में बंद होते हैं उनको छुड़ा करके भारत में भेजा है। तो वो एक ब्रांड है, उनका नाम है। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे मित्र भी है, मेरे दोस्त भी हैं। उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने मेरे से टेलीफोन पे बात किया और बताया कि ये एक ऐसे मामला है कि आप जानते हो। मैंने कहा मैंने पर्सनल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने मीडिया में 1-2 बार और सोशल मीडिया पे 1-2 बार देखा है। तो अगर आपका क्या इसमें आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये केस मैं आपको दूँ और आप इस केस को करें। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इसको करेंगे? तो मैंने कहा मैं आप बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता और मैं इस केस को लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उस केस को लिया। तो ये करीबन 5 या 6 महीने गुजर गए थे उस बात को, इसको सीमा को आए हुए। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी है, दूसरे कागजात हैं, बच्चों के कागजात हैं, वो सारे तैयार किए और मेरे तक पहुँचाए। तो वो करीबन 7 महीने का टाइम, 8 महीने का टाइम जब तक हो चुका था। तो उस 8 महीने में सीमा हैदर को मौका मिल गया। उसने जो मीडिया में क्लिप्स दी, जो बाइट्स दी, वो अपने आप को बहुत ही ईमानदार दिखाया, बहुत ही अपने आप को बेचारी दिखाया और पीड़ित दिखाया और विक्टिम दिखाया। और वो कहने लगी कि मेरे ऊपर जो है जुल्म हुआ है और गुलाम हैदर उसके ऊपर जुल्म करता था, मारता था, पीटता था। तो जिस लोगों ने भी उसकी बाइट को सुना, उसकी टीवी पे उसकी न्यूज़ को देखा, उसकी बातों को सुना, उन सबने ये समझा कि गुलाम हैदर उसको मारता होगा, उसको पीटता होगा, उस पर जुल्म करता होगा। वो कहती मुझे घर से निकाल दिया, उसका ख्याल नहीं रखता था। तो ये बातें उसने गुलाम हैदर को दुनिया की नज़र में जीरो बनाने की कोशिश की और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई। लोगों ने समझा कि शायद ऐसा ही होगा गुलाम हैदर और सीमा की बात को लोग सही समझने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस केस में आए, हमने दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को रखा कि किस प्रकार ये गुलाम हैदर विदेश में कमाने के लिए गया था, अपने बच्चों के लिए गया था, अपनी ये सीमा हैदर के लिए गया था और वहाँ से वो पैसे भेजता था। तो ये वहाँ का मकान भी बेच आई और वहाँ से इधर उधर से जो पैसे लिए वो भी लेके आ गई और बच्चों को लेकर के ट्रैफिकिंग करके भारत में आ गई। तो जब दुनिया को पता चला, फिर गुलाम हैदर ने के विचारों को भी लोगों ने सुना, तो सच्चाई का पता चला। तो इसके भैया का भी बाद में पता चला कि जब तक कोई वकालतनामा उनका नहीं था, वो बातें भी बाद में सबको पता चली। तो हमने फिर इनके ऊपर सारे पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद हमने केस को समझने के बाद हमने इनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए और वो केसेस आज तक चल रहे हैं, जिनकी तारीख हम भुगत रहे हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे केसेस कोर्ट के अंदर हैं और आम आदमी, आम नागरिक भी जो है, भाई का बहन से केस लगा हुआ है और भाई का भाई के साथ लगा हुआ है। यहाँ तक कि खुद जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनका बच्चों के साथ भी केस लगे होते हैं। तो केसों की अधिकता के कारण जो है ये न्यायालय में देरी हो रही है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम देर लग रही है, लेकिन इसमें इंसाफ होगा। गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को जरूर मिलेंगे और जो देरी है हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि अब और आगे देरी ना लगे, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। क्योंकि हम जैसे आपके सामने ये बात बताने वाले हैं कि सर दुनिया हम पे सवाल उठा रही है इसमें, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल का है और लोगों को वो कह रहे हैं कि न्याय मिलने में देरी हो रही है। तो इसमें छोटी छोटी डेट लगाई जाए और इसमें इंसाफ किया जाए और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से बात कराने की परमिशन भी जो भी कोर्ट द्वारा हो सकती है वो जल्द से जल्द की जाए। तो आपका सवाल करना बिल्कुल वाजिब है और उसकी यही वजह है, इसके अलावा और दूसरी कोई वजह नहीं। जी। और दूसरा सवाल मेरा यह है सर आपसे कि सीमा हैदर एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम को हमारा भारत सरकार का कानून जो है मुस्लिम की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है उसे? आखिर उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? अगर मुस्लिम को इतना प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो आम लोगों में और एक मुस्लिम में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि मुस्लिम की पहचान कैसे करेंगे? अगर मुस्लिम इतना बेवकूफ़ हो जाएगा, मनमानी करेगा, अपनी इस तरह से यूट्यूब चैनल चलाने का काम करेगा, तो फिर कैसे पता लगेगा कि ये मुस्लिम है या ये नहीं है? मतलब मुस्लिम को मुस्लिम की श्रेणी में हमारी भारत सरकार का जो कानून है, विभाग है, उसको क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये एक सवाली निशान उठते हैं हमारे कानून, हमारे संविधान में जो है। और कहीं ना कहीं हम जब सुनते हैं तो हमें भी खुद एक शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि संविधान पे, कानून पे सवाल खड़ा होना मतलब ये है कि हम पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारा हम ये जब सुनते हैं तो हमें बहुत गलत लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कानून से पूरे देश की मजबूती है। और कहीं ना कहीं जब ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होते नजर आता है तो इसमें हमें तकलीफ होती है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि सीमा हैदर जो है नेपाल सरकार, नेपाल देश की भी ये मुस्लिम है, तो नेपाल सरकार अभी तक चुप क्यों है? वो आखिर क्यों नहीं कोई स्टेप उठाती? वो भारत देश का मुंह क्यों देख रही, भारत सरकार को क्यों देख रही? नेपाल सरकार में तो कुछ उनके कायदे कानून है, आखिर उनकी भी मुस्लिम है, वो भी क्यों गुमसुम बैठी है? तो कहीं ना कहीं इसमें बचाने का काम इसको हो रहा है। नेपाल